taken as, and what acts as cathode here? Pure metal. Good. पतली सी strip pure metal की will act as cathode, and what is taken as electrolyte? Calcium. Copper sulfate. कॉपर सल्फेट, कोई सॉल्ट, सॉल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। कॉपर सल्फेट लिया था जैसे इसमें, तो आपको सॉल्यूबल सॉल्ट लेना है एज इलेक्ट्रोलाइट, राइट। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन विद कार्बन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शन विद कार्बन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन विद कार्बन क्या है? जहाँ कार्बन जो है दैट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन acts as reducing agent, and इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, जैसे कॉपर के लिए हमने यूज की थी, तो हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस is used for reduction, is used for reduction. सेकेंड पॉइंट, कार्बन किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, एग्जांपल जिंक हो गया, आयरन, कॉपर, निकल, इन सब के लिए कार्बन यूज किया जाता है, ठीक है। यूज्ड फॉर मॉडरेटली रिएक्टिव metals like zinc, iron, nickel, copper, zinc, iron, nickel, copper। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ वेरी हाईली reactive metals like sodium, potassium, aluminium, calcium, इनके लिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं इसका, थर्ड पॉइंट इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ मिक्स करते हो, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ मिक्स करोगे, ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड you'll get, ठीक है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसमें आपके पास जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अपने 3 पॉजिटिव चार्ज में एग्जिस्ट करता है, वो इलेक्ट्रोलिटिकली जब आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करोगे इसके लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके Al बन के डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो मॉल्टन मेटल ऑक्साइड, molten metal oxide is electrolyzed in electrolytic cell and metal gets deposited at cathode. Right, so this is the difference between
reduction with carbon and electrolytic reduction. Okay, let's move to the next question. Are you still writing? How many of you are writing? You can see some of. Okay, next difference which we will do is difference between galvanization and alloying. This is also a previous year question. This is galvanization and alloying. So what is galvanization? Why is it done? All of you know what is galvanization? Who can tell me? Yes, please. Bolo. Coating of zinc on another metal. Yes, coating of zinc. And why is it done? To protect from rusting. Yes, it prevents rusting. ठीक है. And what is alloying? Alloys क्या होते हैं? A mixture of metals and non-metals. Mixture of either two metals or metal or non-metal. And why is it done? Why is alloying done? To enhance the properties of a metal. कुछ आपको आपकी मर्जी की प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन उस पर्टिकुलर मेटल में नहीं है तो आप उसमें कुछ और ऐड करके उसको बेटर बना सकते हो. जैसे आयरन की अगर आप बात करते हैं, आयरन को आप रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन कर रहे हो, उस पर जिंक की कोटिंग कर रहे हो, सो दैट जिंक प्रोटेक्ट्स इट. जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, सो जिंक खुद को सेक्रीफाइस कर देता है. इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ बट इट प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट? तो दैट इज गैल्वेनाइजेशन. एंड अलॉइंग इज जैसे अब आयरन की प्रॉपर्टीज जो है वो, जैसे एक तो यही हो गया कि रस्ट कर जाता है, तो एक तो उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए और एक उसमें थोड़ी उसकी जैसे रस्टिंग की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा कम करने के लिए हम उसमें कार्बन ऐड करते हैं. तो आयरन में जब कार्बन ऐड किया जाता है तो स्टील बनता है और उसमें और भी थोड़े से मेटल डाल के उसको स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है. ठीक है, ताकि वो रस्ट भी ना करे और हार्डनेस भी इंक्रीज हो जाए, दिखने में भी थोड़ा बेटर लगे. तो कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को जरूरी नहीं, अब कार्बन इज अ नॉन मेटल तो वो मेटल को नॉन मेटल के साथ मिलके भी आप अलॉय बनाते हो, या ब्रास है, ब्रोंज है, इसमें कॉपर, जिंक, इन सबको मिक्स करके आप मेटल और मेटल का भी अलॉय बना लेते हो. ठीक है, पर अब हम इसको सिर्फ एक पॉइंट में नहीं लिख सकते, 2 पॉइंट में नहीं, हम अच्छे से 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस इसके बना लेते हैं ताकि आप अच्छा सा आंसर अटेम्प्ट कर सको. सो फर्स्ट वन इज डन दैट इट इज कोटिंग ऑफ zinc, a layer of zinc on another metal. Coating of layer of zinc on another metal.
And alloy is mixing of metal with non-metal or another metal. Mixing of two metals or metal and a non-metal. Right? Second point, जो आपका galvanization है, this is not a homogeneous mixture. ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है. आप अपने हिसाब से कोटिंग को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जब अलॉय बनता है, आप देखो सॉलिड्स को तो आप डायरेक्ट मिक्स नहीं कर सकते. अलॉय बनाने के लिए पहले मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट फॉर्म को फिर मिक्स किया जाता है. ठीक है, तो अलॉयज जो हैं दे आर होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियसली कंबाइन करते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर. देन थर्ड पॉइंट, जब आप गैल्वेनाइजेशन करते हो, जो आयरन के ऊपर जैसे आप जिंक की कोटिंग कर रहे हो, योर स्क्रीन इज फ्रोजन. आई गेस यू हैव लॉस्ट द कनेक्शन. इज इट? Okay, so we have done two properties. Third one is that when galvanization is done, there is no change in physical properties. There is no change in physical properties, right? And when alloys is made, there is a change in physical प्रॉपर्टी. इनफैक्ट कई अलॉयज बनाने का पर्पज ही ये होता है ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस किया जा सके, चेंज किया जा सके. ठीक है, एंड जो गैल्वेनाइजेशन है, हर किसी मेटल की किसी पे भी नहीं कर सकते. दिस इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. दिस इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. एंड अलॉइंग में दिस इज नॉट बेस्ड कि आप रिएक्टिव है कोई एलिमेंट, इसके हिसाब से नहीं करते. आपको क्या प्रॉपर्टी चाहिए उसके लिए आप ये करते हो. दिस इज नॉट बेस्ड ऑन reactivity of metals. Not based on reactivity of metals, right? And जैसे जो galvanization है, this is particularly done to prevent rusting. मैम जी, मैम जो गैल्वेनाइजेशन है, हमारी मैम ने हमें होमोजीनियस मिक्सचर नहीं करवाए, तो हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिख सकते हैं इसकी जगह. हाँ बेटे, not a homogeneous means heterogeneous.
गैल्वेनाइजेशन में इनका नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। आप क्या बोल रहे हो कि हेट्रोजीनियस बोला है? यस। हाँ, तो वो वही हुआ बेटा, नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर is that means that it is a heterogeneous, right? Okay. फिर है that galvanization prevent rusting, but alloying का क्या main purpose है? It can also prevent rusting, but main purpose है बाकी और properties को enhance करना, बाकी other advantages उसके देखना, ठीक है? So it can prevent rusting and enhance other properties also. ठीक है? This is difference between galvanization and alloying. Okay. एक और question करते हैं. The question is a metal that exists as a liquid at room temperature, that exists as a liquid at room temperature is obtained by heating its sulfide ore, is obtained by heating its sulfide ore in the presence of air, in the presence of air. Identify the metal and its ore and give the reaction involved. You have to identify the metal, ore, and you have to write the reaction. Can you tell me what is the ore here? Cinnabar. Okay, and what is the formula for it? HCS. HCS. So मर्करी की सल्फाइड है आपके पास, आप इसकी रोस्टिंग करते हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट करते हो, यू गेट मर्करी की ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. यू कैन बैलेंस इट. 3O2 आ जाएगा. Check it once. Is it balanced? और उसके बाद आप इसकी ऑक्साइड को हीट करोगे तो you'll get metal and oxygen. ठीक है? This is the reaction. This is also previous year question and exemplar question also. So last time we also did you try those subjective questions? Do you have any doubts in that assignment? Let's check क्या था आपके subjective question में. Take out your assignment. So first one was give the formula of the stable binary compound that would be formed by combination of the following pairs. Magnesium and nitrogen. क्या बनेगा इससे? बोलो formula. Magnesium is Mg2 positive and nitrogen nitrite बनाना है.
नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, so this gives you Mg3N2. Then second is lithium and oxygen. Lithium carries +1 charge and oxygen carries -2 charge. मैम प्लीज प्रीवियस स्लाइड दिखा दो. Previous slide, okay. Done? मैम यस. Okay then. Make these formula. Lithium and oxygen. क्या बनेगा इसमें? Li2O. ठीक है. Third one is aluminium and Cl. Cl पे होगा -1, aluminium पे होगा +3. This gives you AlCl3. Then fourth is potassium and oxygen. This gives you K2O. ठीक है. Then फटाफट लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं. Done? Done बेटा? Next is the electronic configuration of some elements are given. P है 288, Q है 2881, R है 26, S है 25, T है 282, U है 287. Right? Identify two pairs of elements that will react to form compounds by transfer of electron. Transfer of electron means ionic bond. कौन से बना सकते हैं transfer of electron से bond? क्योंकि भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते
और बॉन्ड बना सकते हैं। वो ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, शेयर नहीं करते। जिसमें शेयर करते हैं वो ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप NaCl बनाते हो तो NaCl कैसे बनता है? Na आपके पास 281 होता है और Cl आपके पास 287 होता है। तो Na को बनना है Na पॉजिटिव, उसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है। और Cl को बनना है Cl नेगेटिव, उसके लिए इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो Na इसको कंप्लीटली निकाल देता है और Cl इसको गेन कर लेता है, ठीक है। तो इसने पूरा ट्रांसफर कर दिया, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर कार्बन। कार्बन का क्या है? कार्बन इज 2,4, वो ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। अगर उसको किसी के साथ भी बॉन्ड बनाना है तो वो शेयर करता है, वो लूज नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो शेयर कर रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं किया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है तो आयंस बनती हैं और आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिर्फ जिनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस में Q and T इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड इन A। अच्छा, ठीक है। अगर इसने बोला जो हमारे पास मैम क्यू एंड यू नहीं आएगा इसका? क्या बेटे? क्यू एंड यू। Q and U। ओके, क्योंकि उन्होंने रिएक्ट बोला है, सॉरी मुझे लगा सिर्फ जो लूज कर सकते हैं। यस, दे हैव आस्क्ड कि कौन आपस में रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करने के लिए एक को लूज करना पड़ेगा, जैसे हमने NaCl की बात की, एक को लूज करना पड़ेगा और एक को गेन करना पड़ेगा। तो ये लूज कर देगा और इसमें ये गेन करेगा, ठीक है। बिकॉज इन्होंने कहा कि जो, मैंने इसको सिर्फ ये पढ़ा कि जो लूज कर सकते हैं, बट इसको ये लूज करेगा और यू इसको गेन करेगा। ये बनेगी पॉजिटिव आयन और ये बनेगी नेगेटिव आयन। और नेक्स्ट, तभी मैं इसको पढ़ के मुझे लग रहा था कि इन्होंने क्या पूछा है। तो ये कहता है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड इन ए। तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो QU बनेगा, ठीक है। तो ये दिस विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल गेन इलेक्ट्रॉन। मैम आर एंड टी। RNT, यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये गेन करेगा। पर इसने कितने पूछे? सबका पूछा है, कौन किसके साथ बनाएगा? 2 पेयर्स, यस, ये 2 पेयर्स हैं। तो R यहाँ पर T 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और R जो है वो 2 नेगेटिव आयन बनाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? TR, ठीक है। और भी कोई पेयर बन सकता है? बोलो। ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगी अगर बनाना चाहोगे तो, ठीक है। अगर आप Q और S को कंबाइन करना चाहो तब क्या फॉर्मूला बनेगा? Q और S को अगर आप कंबाइन करना चाहो तो? मैम हाँ जी, हम इसमें एलिमेंट्स के नाम ही लिखने थे, जैसे कि क्यू का पोटेशियम है। हाँ जी, नाम भी लिख सकते हो, फॉर्मूला भी लिख सकते हो। इन्होंने नेम के लिए बोला है मेंशन करने को, एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड इन, यस, आप नेम भी लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ अभी, अगर आप Q और S को कंबाइन करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलो। Q carries +1 charge here and S पे क्या है? -3, so this becomes Q3S, ठीक है। और अगर आपको एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है कि कौन सा एलिमेंट है तो बताओ, कौन सा एलिमेंट है? P, दिस इज argon, Q is
वेरी गुड। चलो, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसके चार्जेस भी बता दो कितना आएगा। आर्गन पे नो चार्ज, पोटेशियम पे, ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन। ठीक है बेटा, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट M विद कॉन्फ़िगरेशन 283 combine separately with chlorine and sulfate ions। आपको इसको क्लोरीन के साथ और सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करना है। Write the chemical formula of the compound formed. Predict the suitable reason, the nature of the bond formed by the element M in general. How will the electrical conductivity of compounds formed vary with respect to M? हाँ जी, पहले बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। इसका फॉर्मूला ये एलिमेंट है 3। अगर ये इसका आप सिंबल निकालो तो ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड क्लोरीन -1, दिस बिकम्स AlCl3। और अगर सल्फेट के साथ कंबाइन कर रहे हो तो सल्फेट पे 2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा SO4 राइट। तो अब इन्होंने फॉर्मूला के बाद क्या पूछा है आपसे कि कौन इसमें कंडक्ट कर सकता है, राइट। पहले तो फॉर्मूला सूटेबल रीजन, अच्छा नेचर ऑफ बॉन्ड। कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड आर दे फॉर्मिंग? नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया आयनिक। ठीक है, नेक्स्ट है what is the how will be the electrical conductivity of compounds vary with respect to M? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी बोलो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन्स पे। देखो दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका मेटालिक कंडक्टर और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर जो है उसमें है मेटल एटम, जैसे कॉपर की वायर होती है। हमारी जितने भी वायर्स, आप कभी अंदर से उसको प्लास्टिक उसका निकाल के उसको देखोगे तो उसमें आपको कॉपर की वायर मिलेगी। कॉपर की वायर में क्या होता है, देखो मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो कहीं पर भी रैंडम फ्लो करते हैं, लेकिन जब आप इसको सर्किट लगा के देते हो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो बोलते हैं उसको, कि पहले तो वो रैंडम कहीं भी मूव कर रहे थे, जब आप सर्किट में उसको लगा दोगे तो वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, एक साइड को फ्लो करने लग जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये कौन करता है? मेटालिक कंडक्टर, मेटल एटम, जैसे हमारे पास कॉपर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अगर आप बोलते हो तो यू टॉकिंग अबाउट मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है जिसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो अगर वो आयंस में डिसोसिएट होता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो और
कंपाउंड टूट के आयंस में स्प्लिट हो जा रहा है, लिसिस मींस ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये NaCl जिसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन दोगे, मतलब मॉल्टन फॉर्म में या पानी में डिसॉल्व करके, मॉल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये, या फिर पानी में डिसॉल्व कर दो तब। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है वो आयंस की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। करंट के कैरियर्स या तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं, और आयंस में भी जितनी ज्यादा आयंस की मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। कंडक्टेंस, लेट्स राइट, कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं AlCl3 की, तो AlCl3 और साथ में है हमारे पास एल्यूमिनियम का सल्फेट, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों आयनिक कंपाउंड है, AlCl3 भी और एल्यूमिनियम का सल्फेट भी। अब AlCl3 क्या बनाएगा, एक Al3 पॉजिटिव आयन और 3Cl नेगेटिव आयंस, एक ये और एक ये, टोटल 4 आयंस इसमें बन जाएंगे, ठीक है। और एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनाएगा, 2Al3 पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग में 2 है यहाँ पर, ठीक है। ये जब टूटेगा तो 2 एल्यूमिनियम आपको मिलेंगे और मिलेंगे 3 सल्फेट आयंस। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। मूवमेंट तो है ही फैक्टर, ठीक है। मूवमेंट का मैं आपको बताऊंगी क्या फर्क पड़ता है, कैसे मूवमेंट कम ज्यादा होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस जिसकी ज्यादा होंगी उसकी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, ठीक है। या आप इसको बैलेंस करके देखोगे कि अच्छा 1Al है और 3Cl है, 2Al है और 3 सल्फेट है, तो जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगी वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लिखो फटाफट। तो मैं आपको बता रही थी, आर यू स्टिल राइटिंग और यू डन? डन? Yes. ओके। तो मूवमेंट का आपको बता रही थी कि मूवमेंट की वजह से क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे अगर आपके पास एक बीकर में आयंस हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ आयंस सेम ही हैं लेकिन आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है, वाटर ऐड कर दिया, अब इसके पास ज्यादा स्पेस है मूव करने के लिए, तो ये आयंस की जितनी ज्यादा स्पेस इसको मिलेगा मूव करने के लिए उतनी ज्यादा इसकी कंडक्टेंस होगी। तो आपको दोनों चीजें देखनी है कि आपने उसको, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, कि डाइल्यूट किया है, वाटर ऐड किया है अगर उसमें, तब उसकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ आयंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। वाटर ऐड करने पे इन आयंस को ज्यादा स्पेस मिलता है, जितना ज्यादा स्पेस होगा आयंस उतनी ज्यादा मूव करेंगी, जितना ज्यादा मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होती है, ठीक है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज एन एलिमेंट M
with electronic configuration 283 combined separate. This is we have done now. This is the same question. Right. Next is fourth. Which of the following correctly represents the sodium oxide? Sodium. option. Which option? B option. C option. C तो दो दिख रही है मुझे. मैम बी ऑप्शन. बी ऑप्शन. ठीक है. ओके. तो क्या है कि सोडियम में आपके पास वैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो जब आप पहली बात की सोडियम पे 1 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, क्रॉस करके आपके पास Na2O बनने वाला है. ठीक है. 2 सोडियम है आपके पास और 1 ऑक्सीजन है. अब Na जो है वो Na पॉजिटिव के फॉर्म में. वैसे Na की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. Na पॉजिटिव में वो भी लूज कर देगा. तो Na पॉजिटिव को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो. और आपके पास क्योंकि 2Na है फॉर्मूला में, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे. और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन है 2,6. सो इसकी लार्ज शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. लेकिन यहां पर एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और इनके लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए. एक बार एक सोडियम से, दूसरी बार दूसरे वाले सोडियम से. ठीक है. तो उसका फॉर्मूला आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 2 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है. सोडियम के पास कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन ने इन 2 सोडियम से एक बारी 1 इलेक्ट्रॉन लेके दूसरी बार दूसरे वाले से लेके 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लिए हैं. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन. फिफ्थ क्वेश्चन. Kirti added dilute HCl to 4 metals and recorded her observations as shown in the table. You have metal and you have gas evolved. It says copper, iron, magnesium and zinc है आपके पास. And आपको बताना है select the correct order, correct observation and give chemical equation for the reaction involved. HCl के साथ. ओके, ठीक है. Cu plus HCl क्या कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करेगा? तो कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन. तो इस पे गैस इवॉल्व यस क्यों लिखा है? अच्छा, इसको मैच करना है क्या? रिएक्शंस लिखनी है. नहीं, तो इसमें यस क्यों लिखा है? गैस इन्वॉल्व होने के लिए वो रिएक्शन लिखनी है. ओके, आयरन के लिए लिखो आयरन प्लस HCl gives you Fe plus HCl gives you FeCl2 plus H2. FeCl2 plus H2. H2. Then magnesium plus HCl gives magnesium plus HCl. जल्दी बोलो. MgCl2 plus H2. मैम. हाँ जी. FeCl3 क्यों नहीं बन रहा ऊपर? बेटे FeCl2 जब बनता है ना तो इसके अराउंड हाइड्रोजन की ये लेयर सी बन जाती है जो आयरन की फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है. बी में नहीं होता? हाँ जी. बी में नहीं होता ऐसा? किस में नहीं होता? FeCl3 हो अगर. FeCl3 तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी ना. आयरन के 2
ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल है, +2 और +3। ठीक है, तो वैसे इसमें +3 भी बन सकता है अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया जाए, तब उसकी फर्दर रिएक्शन उसमें हो सकती है। लेकिन एक बार FeCl2 बन जाए, थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन एक बार जब FeCl2 बन के गैस इवॉल्व होती है तो वो गैस उसको सराउंड कर लेती है और फर्दर रिएक्शन थोड़ा सा प्रिवेंट कर देती है। अब ये हर एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो सबके साथ जरूरी नहीं है कि सेम चीज फॉलो हो। ठीक है, पर आयरन का क्या है, ये आयरन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में सेंटर में होते हैं। इनका करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये सिर्फ +1 शो कर सकता है। बेरिलियम मैग्नीशियम वगैरह सारे +2 शो कर सकते हैं। ये जो बीच में एलिमेंट्स होंगे, जैसे आपने आयरन का पढ़ा है फेरस फेरिक, Fe2 पॉजिटिव इज फेरस, Fe3 पॉजिटिव इज फेरिक। कॉपर का पढ़ा है क्यूप्रस क्यूप्रिक, Cu1 पॉजिटिव इज क्यूप्रस एंड Cu2 पॉजिटिव इज क्यूप्रिक। ठीक है, वैसे मरकरी का भी +1 भी होता है +2 भी होता है। ये सारे डी ब्लॉक के सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो उनमें वो चीज होती है कि आयरन की ऑक्साइड भी आप पढ़ते हो तो आप फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड पढ़ते हो, FeO Fe2O3। इनफैक्ट इनकी मिक्स्ड ऑक्साइड भी होती है, Fe3O4। ठीक है, ऐसे लेड के भी होते हैं, लेड भी 2 पॉजिटिव में भी शो करता है, 4 पॉजिटिव भी शो करता है, पर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसा नहीं करता। मतलब इसमें ये ऐसा नहीं करेगा। जिंक की भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब ये जब आप हायर क्लासेस में इनके कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों कर रहा है, पर जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है Zn2 पॉजिटिव। तो इसीलिए ये क्वेश्चन सिर्फ आयरन के लिए बनता है। ठीक है, और जिंक के लिए बनाओ, जिंक के लिए क्या रिएक्शन बनेगी, बैलेंसिंग भी कर लो इसके साथ साथ। Zn plus HCl gives you ZnCl2 plus H2। ठीक है, 2HCl इसमें भी डाल लेना। Okay, come to next question. This is question number 6. It says reactivity of aluminium decreases if it is dipped in nitric acid. Reactivity of aluminium decreases if it is dipped in nitric acid. Hanji, what is the reason? Tell me. Who knows it? Because जब एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। जैसे अभी मैंने आयरन के लिए बोला, हाइड्रोजन उसको सराउंड कर लेती है, एल्यूमिनियम की भी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं Al2O3, और उसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो लिखो, बिकॉज नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent that forms a protective layer of aluminium oxide on the surface of aluminium. Got it?
Done? I can still see some of you are writing. Finish it fast. Okay. Next question is carbon cannot reduce oxides of sodium and magnesium. तो कार्बन क्यों नहीं रिड्यूस कर पाता ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम? टेल मी. क्योंकि जो सोडियम और मैग्नीशियम है वो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है. उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कार्बन से भी ज्यादा होती है. तो अगर वो खुद वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो उनको कोई अगर रोकने वाला मिल जाए तो वो रोक सकता है जिसकी अपनी एफिनिटी उनसे ज्यादा हो. लेकिन कार्बन की एफिनिटी मेटल से ज्यादा नहीं है, मेटल्स की ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है. तो यू कैन राइट cannot reduce oxides of this because they are highly reactive metals and have much stronger and much stronger affinity for oxygen than itself, ठीक है. Then carbon. मैम के लिए हाँ जी. मैम एफिनिटी का मतलब? Affinity means attraction, more attraction towards more combining capacity towards oxygen, ठीक है. ठीक है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोलिटिकली डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्कली मेटल इज डन instead of reducing them with carbon. Electrolysis of alkali metal is done. ठीक है बेटा, चलो rest we'll do in the next class. Thank you. Have a nice day. Bye. Bye, ma'am.